यह माइक भी जरूरत से ज्यादा आवाज कर रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी, सांसद श्री जनार्दन सिंह जी सिग्रीवाल, श्री उमेश जी कुशवाहा, राज्यसभा सदस्य श्री संजय झा, शाहनवाज हुसैन पूर्व केंद्रीय मंत्री, श्री संतोष सिंह मंत्री बिहार सरकार, श्री जगन्नाथ ठाकुर, श्री महाचंद सिंह जी, श्री चंद्रिका राय जी, श्री मुनेश्वर चौधरी, श्री CN गुप्ता, श्री कृष्ण कुमार मंटू, श्री विनय सिंह, श्री ज्ञानचंद मांझी, हेम नारायण सिंह, अल्ताफ आलम राजू, दीपक कुमार सिंह, अशोक कुशवाहा, उज्ज्वल श्रीवास्तव, लक्ष्मी नारायण गुप्ता, अनूप श्रीवास्तव, धर्मेंद्र कुमार सिंह, अरविंद कुमार सिंह, वैद्यनाथ प्रसाद विकल, शत्रुघ्न भक्त और विवेक सिंह। और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, शायद लंबे अरसे के बाद किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप लोगों के सामने खड़ा हुआ। आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है, आपने तालियां बजाकर स्वागत किया है, आपने बड़ी फूलों की हार पहनाकर आपने स्वागत किया है। लेकिन मैं जानता हूं भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकादा है, स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरे बहनों भाइयों, यदि आज आपके बीच में आया हूं तो राजीव प्रताप जी रूड़ी के लिए आपके प्रचंड समर्थन की अपील करने के लिए आया हूं। राजीव प्रताप रूड़ी जी का मैं समझता हूं छपरा क्या, देश का बुद्धिजीवी समाज भी अच्छी तरह जानता है वह कैसे व्यक्ति हैं। भारत की संसद में जिस प्रभावी तरीके से आपकी आवाज को बुलंद करने का काम राजीव प्रताप जी रूड़ी करते हैं, बहनों भाइयों, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। ये एक अच्छे वक्ता हैं, प्रभावी तरीके से देश की समस्याओं को भारत की संसद में आवाज देते हैं राजीव प्रताप रूड़ी। तो एक अच्छे पायलट भी हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि इस चुनाव में भी आप सबका इन्हें समर्थन प्राप्त होगा और सारे विपक्षी दलों को हमारे राजीव प्रताप रूड़ी जो एक कुशल पायलट हैं उनको हवा में उड़ा देंगे, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। मेरे बहनों भाइयों, गुजरात में सूरत में, गुजरात के सूरत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विजय का त्रिगणेश हो चुका है। आपने देखा होगा कि इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी ने भी अपना समर्थन लेकर भारतीय जनता पार्टी अपना नामांकन वापस किया और अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया है। चारों तरफ सारे हिंदुस्तान में, देश के अधिकांश राज्यों में मेरी सार्वजनिक सभाएं हो चुकी हैं। आज आप सबके बीच में हूं। सारे देश का माहौल जो देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो 400 पार का लक्ष्य निर्धारित किया है बहनों भाइयों, वह 400 पार का लक्ष्य प्राप्त करने में हम पूरी तरह से कामयाब होंगे, यह मेरा पक्का विश्वास है। मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार को काम करते हुए आप पिछले 10 वर्षों से देख रहे हैं। बहनों भाइयों, चाहे कोई दावा कुछ भी करे, लेकिन इस सच्चाई को कोई मां का लाल नकार नहीं सकता है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का मस्तक ऊंचा करने का काम यदि किसी भारत माता के सपूत ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लिया जाना चाहिए, लोग नहीं लेते थे। लेकिन आज भारत यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बड़ी है। धन दौलत के मामले में भी हमारा भारत 2004 से लेकर आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जाने के बाद, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे, तब से लेकर 10 वर्षों तक उन्होंने हुकूमत चलाई है। 2014 तक हमारा यह भारत दुनिया के देशों में धन दौलत के आकार के मामले में, इकोनॉमी की साइज के मामले में
दुनिया में 11वें स्थान पर खड़ा था। लेकिन मेरे बहनों भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जिस तरीके से करिश्माई काम किया है, आप भी सीना ठोक कर कह सकते हैं, धन दौलत के मामले में जो हमारा भारत 2014 में 11वें स्थान पर था, वह जंप लेकर आज दुनिया में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। मेरे बहनों भाई, मैं ही नहीं, सारी दुनिया के माने जाने अर्थशास्त्री, दुनिया की बड़ी बड़ी फाइनेंशियल फर्म यह दावा कर रही हैं कि जिस तरीके से भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, विश्व की सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था किसी देश की है तो भारत की है। और जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, यह पक्का है कि आज के 2.5-3 साल के बाद 2027 आते आते इस संभावना को भी नहीं नकारा जा सकता कि 2027 के पहले भी हो सकता है कि हमारा यही भारत धन दौलत के आकार के मामले में दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा होने जा रहा है। मेरे बहनों भाई, यह कोई छोटी बात घटना है, यह हमारी छोटी उपलब्धि है। आतंकवाद का जहां तक सवाल है, कांग्रेस की हुकूमत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की आपने देखी है, उसके पहले की भी कांग्रेस की हुकूमतों को आपने देखा है। बराबर केवल जम्मू कश्मीर में ही नहीं, देश के किसी न किसी राज्य में कोई न कोई आतंकवादी वारदात होती रहती थी। आज कोई मां का लाल बतला दे कि भारतवर्ष में किसी राज्य में कोई आतंकवादी वारदात हो रही है। शायद छिटपुट कश्मीर में कोई एकाक वारदात महीने में कोई हो जाती होगी, क्योंकि अब पड़ोसी देशों ने भी समझ लिया है भारत अब यह कमजोर भारत नहीं है, भारत यह दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है। और बहनों भाइयों, आप भी यकीन रखना, भारत के रक्षा मंत्री के रूप में यकीन दिलाना चाहता हूं, भारत की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आज हमारी ताकत है कि भारत सीमा के इस पार भी मार सकता है, जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जाकर भारत मार सकता है। यह भारत की हैसियत है। और मेरे बहनों भाइयों, मैं यह भी कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार, और मैं जानता हूं भ्रष्टाचार से बिहार के लोग बहुत ही त्रस्त हैं। हर सरकार, बैठ जा बेटा, हर सरकार जो भी बिहार में बनती रही है दावा करती रही है, हम आएंगे, हम भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था भ्रष्टाचार समाप्त करके हम भारत की गरीबी को समाप्त करेंगे। इंदिरा जी ने भी कहा कि भ्रष्टाचार को मैं समाप्त करके भारत की गरीबी को दूर करूंगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी यही कहते रहे, राजीव गांधी जी ने भी इसके पहले यही कहा था। लेकिन भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हुआ मेरे बहनों भाई। लेकिन मैं आपसे पढ़े लिखे लोगों से अपील करना चाहता हूं, अब तक की जितने भी कांग्रेस की सरकारें नहीं है, एक भी ऐसी सरकार नहीं है जिस सरकार के मंत्रियों के ऊपर अथवा सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप न लगे। यहां तक कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के शासनकाल में सरकार में बैठे हुए मंत्री को भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण जेल की हवा खानी पड़ी थी। लेकिन कोई मां का लाल यह बतला दे, चाहे हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही हो, चाहे मोदी जी के नेतृत्व की आज की सरकार हो, बहनों भाइयों, कोई उंगली उठाकर कह दे कि हम फला मंत्री भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचारी है, कहे तो कोई। आरोप लगाने के लिए चाहे कोई कुछ भी आरोप लगा दे। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। बहनों भाइयों, मैं किसी प्रधानमंत्री की कभी आलोचना नहीं करता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं प्रधानमंत्री चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, वह व्यक्ति नहीं होता है, वह संस्था होता है। लेकिन राजीव गांधी जी ने एक बार अपनी मजबूरी जाहिर करते हुए यह कहा था, क्या करें, हम दिल्ली के बैंक से 100 पैसा भेजते हैं, लेकिन नीचे पहुंचते पहुंचते लोगों की जेबों में बामुश्किल 14 पैसा पहुंच पाता है। 86 पैसा यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। लेकिन किसी भी सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए जो कुछ प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए थे नहीं उठाया। लेकिन हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने यह काम किया।
बहनों भाइयों, 2014 में सरकार बनी थी, मैं भारत का गृह मंत्री था, प्रधानमंत्री जी बैठक ले रहे थे, हम दोनों लोग बैठक में थे। वह अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे कि भाई किसी के पास पैसा हो अथवा न हो, जीरो बैलेंस अकाउंट खोलो। भारत का एक भी परिवार शेष नहीं बचना चाहिए जिसका बैंकों में खाता न खुल जाए। मैंने पूछा कान में कि मोदी जी ऐसा क्यों, क्या जल्दबाजी है? कहे राजनाथ जी इसके बाद बैठकर मैं बतलाऊंगा, करिश्मा होगा भारत के अंदर। और आपने देखा जनधन खाता खुलने का क्या करिश्मा हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री ने जनधन, आधार, मोबाइल की एक ऐसी त्रिमूर्ति खड़ा कर दी है कि आप सब भी अच्छी तरह जानते होंगे। आज दिल्ली के बैंक से 100 पैसा चलता है तो 100 का 100 पैसा आपकी जेब में पहुंचता है मेरे बहनों भाई। भ्रष्टाचार पर अंकुश भाषण देकर समाप्त नहीं किया जा सकता। भ्रष्टाचार पर यह अंकुश लगाना है तो उसके लिए सिस्टम में बदलाव लाना होगा, व्यवस्था में बदलाव लानी होगी, और यह हमारी सरकार कर रही है। और मैं भारत की ताकत इसको देखना चाहते हैं मेरे बहनों भाइयों। आपको मालूम होगा, मैं जानता हूं बिहार की जनता राजनीतिक दृष्टि से सर्वाधिक जागरूक जनता है। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 2 वर्षों से अधिक का समय हो गया, युद्ध चल रहा है। दोनों तरफ से मिसाइल चल रही है, तोप चल रहे हैं, गोले चल रहे हैं, बम चल रहे हैं। हमारे भारत के रहने वाले हजारों बच्चे यूक्रेन में पढ़ते थे। उनके माता पिता जो भारत में रहते थे, उन्हें चिंता हुई कहीं रूस से चलने वाले मिसाइल और बम से हमारे बच्चों की जिंदगी न खतरे में पड़ जाए। सब लोग एक प्रतिनिधिमंडल लेकर प्रधानमंत्री से मिले। उन्होंने कहा मोदी जी चाहे जो कुछ भी हो जाए, आंखों में सबके आंसू थे। उन्होंने कहा चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमारे बच्चों को यूक्रेन से बाहर निकाल कर ले आइए। कितनी बड़ी चुनौती थी, कितना बड़ा काम था। बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री ने क्षण भर की देर नहीं लगाई। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की और यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की। और आपको जानकर खुशी होगी, आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। दोनों राष्ट्रपतियों से बात करने के बाद 4.5 घंटे के लिए रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक गया और 22,000 भारत के बच्चे वहां से चलकर भारत आ गए। यह है हमारा भारत, यह है हमारा भारत। बहनों भाइयों, यहां की चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, कांग्रेस आरजेडी की मिली हुई सरकार रही हो, भ्रष्टाचार के लोगों के ऊपर आरोप लगते हैं, फिर भी डंके की चोट पर जनता के सामने जाकर यह वोट मांगते हैं। बहनों भाइयों, यदि किसी के ऊपर कोई आरोप लगता है तो थोड़ा तो लोक लाज तो होना चाहिए। बहनों भाइयों, लोकतंत्र बिना लोक लाज के नहीं चल सकता। क्या हो रहा है यहां? मैं जानता हूं आप लोग राजनीतिक दृष्टि से जागरूक हैं, बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं और आप ही लोग ला सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, मेरे बहनों भाइयों, इधर देखिए न उधर देखिए। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है अथवा हमारी एनडीए का, हमारा जेडीयू का कोई प्रत्याशी है, आंख बंद करके बहनों भाइयों आपकी मुहर लगनी चाहिए। मैं अपील करने के लिए आया हूं। लालटेन युग की वापसी किसी भी सूरत में बिहार में नहीं होनी चाहिए। मैं विशेष रूप से जवानों से कहना चाहता हूं, लेकर फैसला, संकल्प लेकर आगे बढ़ो। कभी कहते थे हम चरवाहा युग आएगा, कभी कहते थे लालटेन युग आएगा। क्या करना चाहते हैं लोग? खिलवाड़ बना दिया है बिहार को। एक तरफ मांग की जा रही है धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। बहनों भाइयों, धर्म के आधार पर आरक्षण देने की व्यवस्था हमारे भारत के संविधान में नहीं है। क्यों देश की जनता की आंखों में आप धूल झोंक रहे हो? कैसे दोगे आप? हिम्मत है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति मत करो, बल्कि जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति करो। मैं आरजेडी और कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं।
एक इनके नेता हैं, कहते हैं हमारी सरकार जब बनेगी, इंडी अलायंस जब बनेगी, वह कांग्रेस के नेता हैं, विदेशों में बैठे हुए हैं, वहां से कह रहे हैं सरकार बनने के बाद सरकार को यह विचार करना चाहिए, यदि घर का कोई मुखिया मृत्यु यदि हो जाती है तो उसकी जो संपत्ति है, उस संपत्ति में से 100 पैसा में 55 पैसा यह सरकार के खजाने में जमा हो जाना चाहिए और उस परिवार के पास केवल 45 पैसा शेष बचना चाहिए। क्या आप इसको मंजूर करते हैं? मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, क्या इसे मंजूर करते हैं? जो पीछे खड़े हैं लोग, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको मंजूर है? कहां ले जाना चाहते हैं? देश को गर्त में ले जाना चाहते हैं? क्यों कोई निवेश करेगा? क्यों कोई पूंजी बनाएगा? बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने भी इसका जमकर विरोध किया है। अजीबोगरीब स्थिति पैदा कर दी है इन्होंने। बहनों भाइयों, सरकार ने क्या किया है हमारे बहुत सारे पूर्व वक्ताओं ने बतलाया होगा, क्योंकि आगे की भी सभा है, मुझे जाना है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जिनको पक्का मकान नहीं मिला है किन्हीं कारणों से, यहां की ढिलाई हो सकती है। जिनके घरों में नल के माध्यम से जल नहीं पहुंचा है, अथवा जिनको आयुष्मान भारत की सुविधा नहीं मिली है, जो भी सुविधाएं, हमारा भी कोई किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त करने से वंचित रह गया होगा, बहनों भाइयों, 2 साल के अंदर हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। लाभ की हर सुविधा उस तक हम पहुंचाएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। और घर जाकर अपने बड़े बुजुर्गों को बतला देना, घर जाकर अपने बड़े बुजुर्गों को बतला देना, अभी तक आयुष्मान भारत यानी 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, यह व्यवस्था थी। लेकिन एक निश्चित आमदनी, निश्चित इनकम ग्रुप के लोगों के लिए यह व्यवस्था थी। अब इस बार जो घोषणा पत्र तैयार हुआ है, मैं बतलाऊं, घोषणा पत्र का चेयरमैन मैं ही था। प्रधानमंत्री जी के साथ हम लोग बैठे जब उसको फाइनल शेप देने के लिए, तो उन्होंने कहा कि भाई, चाहे कोई करोड़पति हो, अरबपति हो अथवा गरीब हो, यदि 70 साल के ऊपर की उम्र है तो उसे मुफ्त में 5 लाख रुपए की जो है चिकित्सा उसकी की जानी चाहिए। और आप सुन लीजिए, सरकार बनने के बाद 1 महीने के अंदर जो भी आपके परिवार में आपके माता पिता दादा दादी जिनकी उम्र 70 साल के ऊपर होगी, मेरे बहनों भाइयों, उनको मुफ्त यह सुविधा मुहैया कराई जाएगी। आने मत देना कांग्रेस आरजेडी को, मैं यह अपील करने के लिए आया हूं। लोकतंत्र संकट में पड़ जाएगा। हम लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं, इमरजेंसी इन लोगों ने लगाई, लोकतंत्र का गला इन लोगों ने घोटा है। चलिए, सम्राट जी आ गए। इसलिए बहनों भाइयों, मैं आप सबसे यह अपील करना चाहता हूं कि आप सभी का भरपूर समर्थन भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के प्रत्याशी जहां भी हो, यानी एनडीए का प्रत्याशी जहां भी हो, उसे प्राप्त होना चाहिए। और राजीव प्रताप रूढ़ी का जहां तक प्रश्न है, उनसे आप सभी लोग अच्छी तरह परिचित हैं। जमकर राजीव प्रताप रूढ़ी ने अपने क्षेत्र की सेवा की है, जमकर सेवा की है। कभी कभी लोग हमारे यहां संसद में भी कहते थे, राजीव जी आप अपने संसदीय क्षेत्र को ज्यादा समय देते हैं, हम लोग तो इतना नहीं देते हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी यही कहते हैं, क्षेत्र की जनता ने यदि मुझे चुनकर यहां पर भेजा है तो हमसे जो अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं को पूरा करने की मैं अपनी तई भरपूर मैं कोशिश करूंगा। और बराबर राजीव प्रताप रूढ़ी ने इस काम को किया है। और आज मैं आपको बतला कर जाना चाहता हूं, मेरे बहनों भाइयों, राजीव प्रताप रूढ़ी कोई सामान्य शख्सियत नहीं है। राजीव प्रताप रूढ़ी, मुझे लगता है केवल सांसद आप नहीं चुन रहे हैं, आप एक बड़ी हस्ती को चुन रहे हैं। यह मैं कहना चाहता हूं। आप सबका भरपूर समर्थन प्राप्त होना चाहिए, यही अपील करते हुए और आप सबको धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजनाथ बाबू।